बात क्या निकल के आती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है सर, यहां तो क्या कर रहे थे आप, डेप्रिसिएशन को सीधे एसेट पे चार्ज कर रहे थे, एसेट की वैल्यू सीधे कम करते जा रहे थे। यहां पे एसेट की वैल्यू उसी पे चल रही है जिस पे खरीदा था। तो सर जो भी डेप्रिसिएशन उस पर अभी तक लगता जा रहा है वो यहाँ पे इकट्ठा होता जा रहा है। इस ओपनिंग बैलेंस में डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता जा रहा है। तो सर जिस असेट को रवाना कर रहे हो उस असेट का डेप्रिसिएशन भी रवाना करो ना। तो सर यहां लिखना, क्या लिखूंगा इसके अगेंस्ट में, यहां मैं लिखूंगा डेप्रिसिएशन ऑन, पहली बात तो एसेट सोल्ड, जो असेट बेची उसका डेप्रिसिएशन, और कब का, जब से खरीदी थी तब से अभी तक का। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स असेट, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड टिल डेट ऑफ सेल। ठीक है, मतलब क्या, जिस असेट को आप सेल कर रहे हो उस असेट का अभी तक का डेप्रिसिएशन। तो ये था डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। इस साल सभी असेट्स पे कितना डेप्रिसिएशन लगा, इस साल का डेप्रिसिएशन था ये। और यहां से जो ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड टिल डेट, अभी तक जो असेट बेची, जो आप असेट बेच रहे हो उस पर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन टोटल लग चुका है। ठीक है, अब इसको सर, इसको हम कहां पहुंचाते हैं, यहां से ऊपर वाले अकाउंट में, यहां से इसको असेट में पहुंचाते हैं, यहां लेफ्ट तो यहां राइट, यहां आ गया। अब सर नाम क्या लिखें, ऊपर नीचे वाले अकाउंट का नाम, नीचे ऊपर वाले अकाउंट का नाम, तो बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो भी आपको दिया हो नीचे। ठीक है, और यहां सर ऊपर जो भी फिक्स असेट्स का नाम हो वो डाल देना। ठीक है, बात समझ आ गई, कम कर दे, कम कर दे, कम कर दे, बात समझ आ गई। ठीक है सर, अब इसमें मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि वो कुछ आइटम आपको छोड़ देता है मिसिंग। अगर उसने ये आइटम आपको दे रखा है, ये आइटम अगर उसने आपको दे रखा है तो आप ये भी बनाओगे तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां आइटम पहुंच गया तो कोई एक चीज यहां मिसिंग हो जाएगी। बट उसने अगर आपको ये आइटम दे रखा है तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग और इस आइटम की मदद से ये आइटम बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, यहां से ये आइटम ऊपर जाएगा और फिर ऊपर का कोई आइटम जो मिसिंग होगा वो निकलेगा। तो हमेशा पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को बैलेंस करना और उसके बाद फिक्स असेट्स अकाउंट को बैलेंस करना। ठीक है, एक छोटी सी लाइन, बुक वैल्यू ऑफ असेट 50,000, डेप्रिसिएशन accumulated till date 20,000, sold for 15,000। बताओ 35,000 का लॉस। वाह यार, समझदार होते जा रहे हो धीरे धीरे, वाह यार। तो 35 ही होता है बेटा, 50 में तो 15 निपटा दो। तो देखो देखो, अरे तो यार मैक्स वाले हैं वो। अब मुझे मत बताना तू कहां पढ़ता है। बुक वैल्यू ऑफ असेट कितनी है, 50,000। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, कॉस्ट में से अगर डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस कर दो, कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन टिल डेट माइनस कर दो तो जो वैल्यू होती है उसको कहते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, अगर सर यहां बोला जाता एन असेट कॉस्टिंग 50,000, अगर यहां ऐसा होता कॉस्ट ऑफ असेट 50,000 या वन असेट सोल्ड फॉर 15,000 हुज कॉस्ट वाज 50,000, तो 50,000 यहां पकड़ते, 20,000 इस पे अभी तक का डेप्रिसिएशन माइनस हो चुका है तो 20 यहां माइनस करते, तो बुक वैल्यू बचती 30 की चीज को सर आपने बेचा है 15 में, तो आपको 15,000 का क्या हो गया, लॉस। अगर 40 में बेचा होता तो क्या हो जाता, इसको मान लो 40 में बेचा होता तो क्या हो जाता, 10 का गेन। ठीक है ना सर, बट यहां क्या बोला, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू बोला, तो बुक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये जो 50,000 आपको गिवन है ये आपको कॉस्ट नहीं, ये आपको ये वैल्यू गिवन है आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो 50 की चीज को 15 में बेचा तो 35,000 का क्या हो गया, लॉस।
रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही है, यस, रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही है आपकी, ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू भी यही है। तो सर ये 20,000 और कॉस्ट इसकी निकालते तो 70 आ जाती, हालांकि कॉस्ट की जरूरत तो हमें पड़ती नहीं है, कॉस्ट की हमें जरूरत, बेटा यही है डिमिनिशिंग वैल्यू भी, रिटर्न डाउन वैल्यू जो असेट की वैल्यू बची है, ठीक है, बात समझ आ गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। और क्वेश्चन में बेटा ध्यान से पढ़ना, डेप्रिसिएशन कौन सा दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया होगा तो वो ये वाला डेप्रिसिएशन होता है, ये वाला, और अगर लिखा है कि एन एसेट सोल्ड फॉर 15,000 डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड देयर ऑन, मतलब एक एसेट जिसको 15,000 में बेचा उस पे अभी तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो एसेट जो बेची उस पे अभी तक 20,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सोल्ड दिया हुआ है। तो ध्यान से पढ़ना दोनों में से कौन सा डेप्रिसिएशन आपको गिवन है। क्लियर है सारी बातें यहां तक की? चलो बहुत बढ़िया बेटा। वो इसी की तरह आपको है ना, इसी की तरह वो आपको हो सकता है इन्वेस्टमेंट दे दे, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो हो सकता है उसका भी मुझे अकाउंट बनाना पड़ जाए। तो बेटा अगर मुझे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाना पड़ गया तो भी कोई बहुत बड़ी बात है क्या? सर ओपनिंग बैलेंस की जगह, क्लोजिंग की जगह, परचेस की जगह, गेन की जगह, सेल की जगह, लॉस की जगह, और इन्वेस्टमेंट पे कोई डेप्रिसिएशन लगता है क्या? तो आपका ये आइटम नहीं आएगा, ये आइटम फिर उसमें नहीं आएगा। ठीक है सर, अगर यहाँ पे पेटेंट दिया होता तो सर पेटेंट में ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग की जगह, क्लोजिंग की जगह, परचेज, गेन, सेल, लॉस सब अपनी जगह, और डेप्रिसिएशन की जगह क्या लिखेंगे फिर? अमोर्टाइजेशन, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यू तो कम होता है, इसको क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन। ये बात भी क्लियर है। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, खोपड़ी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात रिलेटेड टू गुडविल। सर अगर क्वेश्चन में गुडविल का इंक्रीज दिख रहा है, मतलब पिछले साल कम थी और इस साल ज्यादा हो गई, तो सर इंक्रीज इन गुडविल का मतलब क्या हुआ? आपने गुडविल खरीदी होगी। इंक्रीज इन गुडविल का मतलब क्या हो गया? परचेज ऑफ गुडविल इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में परचेज किया तो आउटफ्लो। ठीक है, और अगर सर डिक्रीज इन गुडविल दिया हुआ है आपको, तो डिक्रीज इन गुडविल मतलब अमोर्टाइज करी, खत्म की अमोर्टाइज की, तो अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, और एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा? ऐड। ठीक है, याद आ गया सब कुछ? आ गया ना सब याद? मेरे ख्याल से काफी बातें अपनी हो चुकी है कवर, 2-1 बातें और बाकी है। एक सर बात करते हैं हम प्रोविजन फॉर टैक्स की। तो प्रोविजन फॉर टैक्स की बात करें तो सर यह जो प्रोविजन अकाउंट आपने इधर देखा, तो प्रोविजन का तो ओपनिंग सेम ही आएगा ना, तो इधर का प्रोविजन ओपनिंग इधर है, तो यहाँ भी प्रोविजन का ओपनिंग किधर आएगा? इधर। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर पेमेंट के लिए तो हमेशा टू बैंक करते हो, पेमेंट के लिए हमेशा टू बैंक, तो टू बैंक का मतलब क्या हो गया? टैक्स पेड। और सर इधर जो निकलेगा वो निकल जाएगा आपका बाय प्रोविजन फॉर टैक्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L लिख देना यहाँ पे। ये क्या बन गया? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर करंट ईयर। ये क्या बना? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर करंट ईयर। ये टैक्स पेड कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नीचे माइनस, और ये वाला स्टेटमेंट ऑफ P&L का प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर कहाँ जाएगा? नोट नंबर 1 में ऐड हो जाएगा। क्लियर है ये बात सारी? ठीक है। अब सर बात ध्यान रखना, ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है और इन दोनों में से कोई एक आइटम गिवन है, तो दूसरा आइटम बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। अगर सर सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं और ये इंफॉर्मेशन भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो सेम ओपनिंग को मान लेंगे टैक्स पेड और क्लोजिंग को मान लेंगे टैक्स मेड फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर। सर सिर्फ एक ही प्रोविजन दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ, एडजस्ट एक प्रोविजन दे रखा है, वैसे प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000, तो यहां भी वही मान लेना, टैक्स पेड भी और मेड भी वही मान लेना। क्लियर है ये बात भी? अब सर 2 बातें और मुझे जो छोटी सी आपको बतानी है, वो क्या है? एक, सर प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए कभी वो परसेंटेज दे देता है। आपको दिया हुआ है 2020-21 का डेटा और 21-22 का डेटा। यहाँ थे सर 10 लाख के, यहाँ हो गए 15 लाख के इक्विटी शेयर।
ठीक है। और आपको बोला सर प्रपोज डिविडेंड यहाँ का 10%, यहाँ का 15%, या सिर्फ एक ही दिया हुआ आपका प्रपोज डिविडेंड 10%। अब क्या करें, किस पे लगाएं? प्रपोज डिविडेंड 15% दिया हुआ है, चलो किस पे लगाएं? किस पे लगाएं? पिछले साल वाले पे। तो पहली बात हमने कही थी कि पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड ही काम का है, करंट ईयर का काम का नहीं है। दूसरी बात, सब पिछले साल का प्रॉफिट बांट रहे हो तो पिछले साल की जो कैपिटल थी उसी पे तो देना पड़ेगा। तो पिछले साल की जो कैपिटल होगी उसी पे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड होता बेटा, तो उसमें आप क्या करते, इंटरिम डिविडेंड होता तो आपको चेक करना पड़ता इशू कब किया। इंटरिम डिविडेंड होता तो आपको चेक करना पड़ता शेयर्स इशू कब किए। सीधी बात है, जो चीज जितने टाइम थी उस पर उतने टाइम का देना पड़ेगा, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन में बोला जाता आपको कि जो शेयर्स थे वो आपने स्टार्टिंग में इशू कर दिए, तो सर डे 1 पे 15 लाख के शेयर हो गए, तो इंटरिम डिविडेंड पूरा 15 लाख पे जाएगा। उसने बोला सर नए शेयर्स हमने ईयर एंड में इशू किए, सर ईयर एंड पे इशू किए तो शुरू में तो वो थे ही नहीं ना, जब शुरू में नहीं थे तो शुरू में उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, फिर 10 लाख पे मिलता, ठीक है। सेम बात आपकी कहाँ आ जाती है, डिवेंचर्स में, डिवेंचर्स में या लोन्स में भी आ जाती है आपकी सेम बात। जैसे 10% डिवेंचर दिए हुए यहाँ पे 20 लाख के, यहाँ दे दिए 15 लाख के, ठीक है। तो सर डिवेंचर में अब ऐसा कुछ नहीं पुराना नया, डिवेंचर में चेक करना, अगर आपको कहा यहाँ रिडम्पशन हुआ है, आपको कहा सर रिडम्पशन कब हुआ, 1 अप्रैल 2021 के दिन। सर 1 अप्रैल 21 के दिन मतलब साल की शुरुआत में ओपनिंग डे पे पहले ही दिन आपने सर डिबेंचर रिडीम कर दिए, तो पहले ही दिन मेरे डिबेंचर कितने हो गए, पहले ही मेरे 15 लाख हो गए ना, पहले 20 थे, पहले ही दिन मैंने रिडीम कर दिए 5 लाख, मतलब पहले दिन मैंने 5 लाख पे कर दिए, पेमेंट कर दिया, सर पहले ही दिन 15 लाख रह गए ना। तो सर फिर उस केस में आपका जो डिबेंचर का इंटरेस्ट है 15 लाख पे 10% कैलकुलेट हो जाएगा। कहाँ, 2 जगह जाएगा, एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एडजस्टमेंट में ऐड होगा और दूसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में इंटरेस्ट पेड माइनस होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा होता सर डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022, तो सर ये जो 5 लाख का रिडम्पशन किया वो आपने आखिरी दिन किया, तो साल भर तो पैसा काम में लिया ना, साल भर तो पैसा काम में लिया, शुरू में 20 लाख थे, साल भर 20 लाख चले, आखिरी दिन जाके 5 लाख पेमेंट कर दिया तो आखिरी दिन जाके 15 रह गए, तो साल भर तो 20 लाख काम में आए ना, तो 20 लाख के ऊपर लगेगा 10%, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में लिखा होता सर डिबेंचर आपने रिडीम किए 1 जनवरी 2022 को, तो सर वही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कैलकुलेशन सेम। सर साल की शुरुआत में मेरे पास 20 लाख के डिबेंचर थे 1 अप्रैल के दिन, 1 जनवरी 22 के दिन मैंने रिडीम कर दिए 5 लाख के, तो अब कितने रह गए, 15 लाख। तो सर 3 महीने मैंने 15 लाख काम में लिए और 9 महीने मैंने 20 लाख काम में लिए, तो इंटरेस्ट कैसे निकलता, 20 लाख का 10% 9/12 और 15 लाख का 10% 3/12, ठीक है। 15 लाख का 3% 15 लाख का 10% 3/12, इन दोनों का जो टोटल आता वो हो जाता मेरा इंटरेस्ट। क्लियर है बात, बनिए हो तुम, जितना पैसा जितने टाइम उतने टाइम का उस पर ब्याज। क्लियर है बात। अब सर एक बात आखिरी इसमें क्या आ जाती है, कभी कभी वो आपको सिर्फ ये देता है 20 लाख 15 लाख और ये डेट रहती है मिसिंग, ये डेट रहती है मिसिंग। तो इस केस में आप क्या करना, इस केस में आप मान लेना अपने मन से कि सर हम एज्यूम करते हैं कि डिबेंचर का रिडम्पशन हमने किया होगा कब, लास्ट में किया डिबेंचर का रिडम्पशन, तो लिख भी आओगे तो और बेटर प्रेजेंटेशन है। वी एज्यूम दैट डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, नीचे लिख देना, ठीक है। और सर एंड में रिडम्पशन किया तो साल भर 20 लाख काम आए, तो उस केस में फिर आप 20 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। सेम इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट भी यही हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा एक